सत्र में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर का सबसे महत्वपूर्ण विषय है वैकल्पिक मीडिया की साख पर संकट। तो ये हमारे दौर का सबसे बड़ा संकट है। हमारे आज के पैनलिस्ट आप सब जानते हैं, इनके चेहरे जाने पहचाने, इनकी आवाज़, इनके विचार। इस देश का शायद ही कोई कोना हो जहां लोग न जानते। मैं बीच बीच में अपनी बात टुकड़ों टुकड़ों में कहता रहूंगा। शुरुआत यहां से कर रहा हूं कि अर्थशास्त्री ग्रीशम का एक बहुत बहुचर्चित वाक्य है, एक उक्ति है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती। आज सोशल मीडिया में भी यही हो रहा है। ये जो पत्रकारिता की शुरुआत प्रिंट से हुई, जब लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, मशीन का आविष्कार हुआ, छपाई मशीन का, योहान गुटेनबर्ग ने उसका आविष्कार किया। उसके बाद ये दुनिया चलते चलते यहाँ तक पहुंची कि प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। और ख़ास तौर से जब दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही थी 2020 में, कोविड काल में, तो इस सोशल मीडिया ने उस तरह से मीडिया का स्वरूप ग्रहण कर लिया जो समाचार माध्यम बन गया। लेकिन इसमें बड़े खतरे भी साथ में शामिल हुए। सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म आए, उसमें जब यूट्यूब ने इस रूप में अपने आप को दर्ज किया कि उस पर हम जैसे पत्रकारों ने, हम सब लोगों ने अपनी बात कहना शुरू की, तो उसके साथ साथ जो मैं शुरू में कह रहा था ग्रीशम की बात की, खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो अच्छी मुद्रा से शुरू हुआ ये चलन इस वक्त इस कदर घालमेल का शिकार हो गया है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया के जितने औजार हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, उन सबको मीडिया ही मान लिया गया है। लेकिन इसमें एक बारीक अंतर जो रेखांकित करना था वो ये है कि हर सूचना समाचार नहीं है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, उसके सामने जो भी कुछ घटित हो रहा है उसे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, लोग उसे खबर समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग पत्रकार साथी, हम सब लोगों और उन लोगों में जो सूचना को सिर्फ सूचना के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, और हम जो पत्रकार हैं वे उसकी गुण दोष के आधार पर मीमांसा करके आगे बढ़ाएंगे, उसमें कितना सच है कितना झूठ है इसको परखने के बाद आगे रखेंगे। यही वो अंतर है जो इस वक्त कम होता जा रहा है, कमतर होता जा रहा है। इसीलिए वैकल्पिक मीडिया की साख पर भी बहुत कम समय में संकट पैदा हो गया। प्रिंट मीडिया को दशकों लगे होंगे, लगभग एक सदी से ज्यादा लगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 50 साल लगे, 50 साल से भी कम लगे पतित होने में। लेकिन इस वैकल्पिक मीडिया ने खुद के गिरने की गति इतनी तेज रखी है कि आज की तारीख में थोड़े दिनों बाद लोग इस पर भी भरोसा करना कम कर देंगे। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर है कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए। शरद जी, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। तो वे कहीं से कहीं बढ़ जाएं, उनकी तिजोरियां कहीं कितनी भी भर जाएं, हम लोग सच बोलते रहेंगे। आपने ठीक कहा कि बदलाव का समय है और जो संकट है उसे आने दीजिए, उसमें से निकलेंगे। ये सही बात है कि हर व्यवसाय, हर पेशे में एक संक्रमण काल आता है, तो मीडिया का भी संक्रमण काल है। और सिर्फ मीडिया का नहीं है, हमारे देश में इस वक्त जो समय चल रहा है, जो युग है, उसमें सबकी साख संकट में है। खासतौर से लोकतंत्र के जो चार पहिए हैं, चार कहार हैं, उन चारों की साख संकट में है। किसी पर किसी को भरोसा नहीं बचा है। अभी भूमिका है, कहानी नहीं है, लिखी जा रही है, जुबानी नहीं है। कहाँ जाएगी पालकी राम जाने, कहारों की आंखों में पानी नहीं है। इस लोकतंत्र की पालकी के जो चार कहार हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और खबर पालिका, हम चारों कहारों की आंखों का पानी मर गया है। इसलिए लोकतंत्र की पालकी डगमगा रही है। और पता नहीं, अगर ये जो चौथा कहार हम लोग हैं, अगर हम लोग सचमुच अपने रास्ते से भटक गए तो बाकी के तीनों कहार इस लोकतंत्र की पालकी को न जाने किस अबूझ जंगल में, किस बियाबान में रख आएंगे और वहाँ से फिर आगे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब लोग जागते रहें, लोगों को जगाते रहें, जो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है।
सोशल मीडिया की बात चल रही है, वैकल्पिक मीडिया की बात चल रही है। हमने कोविड काल से तो यूट्यूब चैनल्स और इन सब की बात की है, लेकिन वास्तव में 2010, 11, 12 के बाद जब सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सब की शुरुआत हुई, तो मैं एक छोटी सी घटना के साथ अपनी बात कहूँगा और उसके बाद अशोक भाऊ को बुलाऊंगा। बहुत सारे लोगों को हो सकता है याद हो, अभय जी हो सकता है आपको याद हो, 2014-15 की बात है। एक पवित्र संध्या को मई में देश आज़ाद हुआ और एक युगावतार ने जन्म लिया देश की धरती पर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मैं उस वक्त डेडलाइन इंडिया नाम के एक न्यूज़ पोर्टल में चीफ एडिटर था। मेरे एक साथी ने खबर दिखाई मुझे, 3-4 फोटो दिखाए, लैपटॉप लेकर आया, माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो थी नरेंद्र मोदी की, और कैप्शन इस तरह से था कि देश में आज़ादी के बाद पहली बार हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री ने उज्जैन में स्नान किए, क्षिप्रा में स्नान किया, और वो थोड़ी देर में वायरल होना शुरू हो गई कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री क्षिप्रा में डुबकी लगा रहा है। और कुंभ में उस समय सिंहस्थ कुंभ कुछ नहीं था, लेकिन तस्वीर थी। सहज भाव से मैंने कह दिया प्रधानमंत्री आए हैं और फोटो है तो लगा दो। अगले ही पल मुझे कुछ लगा कि इस तस्वीर में 2-3 तस्वीरें थी, इसमें कोई भूल चूक है। शरद जी, अचानक मेरी नजर गई कि नहीं यार, प्रधानमंत्री अगर मध्य प्रदेश में आए हैं, हम लोग मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आज के अखबारों में कोई खबर होगी, उनका कोई कार्यक्रम होगा, और क्या कार्यक्रम है इसके अलावा, सिर्फ प्रधानमंत्री क्षिप्रा में डुबकी लगाने तो नहीं आए होंगे। बड़ी अच्छी तस्वीरें थी, भीगे हुए बाल ऐसे निकल रहे हैं नदी में से। मैंने रुको यार 1 मिनट, अभी मत लगाओ, चेक कर लेते हैं, जरा देखो आज के अखबारों में कहीं खबर छपी है कि प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में होंगे, उज्जैन, भोपाल, कहीं तो आएंगे, और उज्जैन की तस्वीर है। मालूम हुआ कि उनके मध्य प्रदेश आने का कोई कार्यक्रम नहीं था। फिर भी लगा कि तस्वीरें तो एक बार और चेक कर लो। मैंने कहा बाकी वेबसाइट पर चेक करो, दिल्ली के अखबारों की वेबसाइट देखो, प्रधानमंत्री आज क्या कर रहे हैं। तो उनका विज्ञान भवन में कार्यक्रम था, किसी दूसरे देश के कोई राजदूत आए थे, उन्हें परिचय देने जाना था, वगैरह वगैरह। यानी नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे, पर वे तस्वीरें असली थी। मुझे लगा कहीं कोई मार्फिंग तो नहीं की गई, किसी और के धड़ पर चेहरा लगा दिया प्रधानमंत्री का। लेकिन मेरे कंप्यूटर वाले ने कहा कि नहीं सर, तस्वीरें तो बिल्कुल सही हैं, और क्षिप्रा की हैं, उज्जैन की हैं, क्योंकि उसमें जो बोर्ड वगैरह दिखाई दे रही थी उसमें मध्य प्रदेश में कहीं दिख रहा था, उज्जैन दिख रहा था। अब सवाल यह था कि तस्वीरें सही हैं, प्रधानमंत्री की हैं, क्षिप्रा की हैं, उज्जैन की हैं। तो मैंने कहा इसको ये रिवर्स चेक करो, ये कब की हो सकती है। तो मालूम हुआ सन 2012 में सिंहस्थ हुआ था उज्जैन में, तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस हैसियत से आए थे, और उसमें कैलाश विजयवर्गीय बोट पर नाव पर बैठे दिखाई दे रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री थे। अभय जी विश्वास कीजिए, मैंने तो इतनी पड़ताल कर ली, लेकिन दोपहर तक, शाम तक देश भर की तमाम वेबसाइटों पर वो खबर लग चुकी थी कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कुंभ में क्षिप्रा में इस तरह डुबकी लगाई। मेरे बस में तो इतना ही था कि मैं अपनी वेबसाइट पर वो गलत खबर न लगा। ऐसा तब से लेकर आज तक अविरल चल रहा है, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं। ये रक्त बीज है सोशल मीडिया, इस पर आप एक झूठ परोस दीजिए, कुछ देर बाद एक से अनेक होते हुए सहस्त्रों अरबों में पहुंच जाता है, और फिर उसका खंडन कभी नहीं होता। आप खंडन करते रहिए, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब मैं लौटता हूं इस वक्त पर। इस वक्त क्या हो रहा है, यूट्यूब चैनल्स के थंबनेल ऊपर जो उसका कार्ड होता है, पोस्टर, जिसको हम लोग थंबनेल कहते हैं, हर दिन सरकार गिराई जा रही है। तमाम चैनल्स हैं जिसमें लिखते हैं आज शाम को सरकार गिर जाएगी, आज नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे, कल चंद्रबाबू नायडू लेने वाले। थंबनेल्स में जो कुछ होता है अंदर, आप 22-23 मिनट का पूरा वीडियो देख लेंगे, न तो जो व्यक्ति, जो एंकर अपनी बात कर रहा है या वो अपने गेस्ट से बात कर रहा है, उसकी पूरी बातचीत में वो बात नहीं होगी जो थंबनेल पर आपको दिखाई दे रही है। ये दर्शक के साथ, आपके श्रोता के साथ, आपके उपभोक्ता के साथ धोखा है। यहीं से सात पर संकट पैदा हो रहा है कि आप इस तरह के थंबनेल लगाकर, इस तरह की हेडलाइंस लगाकर जो भीतर नहीं है। और दूसरी चीज, ज्योतिषीय गणना के आधार पर भविष्यवाणी, इतनी तारीख को ये सरकार गिर जाएगी, 8 सितंबर को गिरने वाली है शायद पिछले कई चैनल्स के हिसाब से, अगली तारीख फिर दे देगा कोई ज्योतिषी। हम अपने समाज, अपने दर्शक को क्या परोस रहे हैं? ये सीधे सीधे उसके साथ धोखा कर रहे हैं।
कई महत्वपूर्ण बिंदु रेखांकित किए अशोक जी ने। ऐसे उन्होंने कहा कि पत्रकारिता हमेशा से संकट में रही है, गांधी जी का जिक्र किया और कई बातें कही है। मैं गांधी मार्ग का एक साधारण पथिक हूँ, तो मुझे याद आया कि सचमुच में गांधी जी भी पत्रकार थे। आज से ठीक 102 साल पहले 1922 में यंग इंडिया में उन्होंने 2-3 आलेख लिखे थे अंग्रेजों के खिलाफ। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला और गांधी जी को सजा हुई। एक पत्रकार के रूप में देशद्रोह के कानून में पहली सजा इस देश में अगर किसी को हुई, पत्रकार या नागरिक के रूप में, तो उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पर उनकी साख ऐसी थी कि जो ब्रिटिश जज मौजूद था डाइस पर, जिसने सजा दी, ब्रूमफील्ड नाम था उसका, उसने सजा देते समय भी 2 बार सर झुकाया, खड़े होकर सैल्यूट किया गांधी जी को और कहा कि मेरी मजबूरी है कि मैं कानून से बंधा हुआ हूं, इसलिए आपको सजा दे रहा हूं, वरना मैं अपनी जिंदगी में इस काम के लिए आप जैसे व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता। यानी लेखन के लिए, पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले हमारे आपके गांधी जी थे। और उसके बाद भी हर दौर में, प्रकाश झा साहब आपको याद होगा 1986 में एक फिल्म आई थी न्यू दिल्ली टाइम्स, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर अभिनीत थी और गुलजार साहब ने उसकी पटकथा लिखी थी, रमेश शर्मा का निर्देशन। उत्तर प्रदेश की ही किसी कस्बे से उस कहानी को उठाया गया था और जो संपादक था विकास पांडे नाम था, जो शशि कपूर ने रोल अदा किया था। वो फिल्म उस दौर की पत्रकारिता को बताती थी कि किस तरह संपादक, पत्रकार राजनेताओं और अपराधियों के चंगुल में फंसते हैं। वो दौर आज भी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है। आज भी हमारे बीच अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, लेकिन जैसा कि शुरू से कहा गया है कि पत्रकारिता का मूल धर्म, मूल काम सत्ता का प्रतिपक्ष होना है। हम सब लोग यहाँ जितने लोग मौजूद हैं मंच पर या मंच के इतर भी, हम हमेशा से सत्ता का प्रतिपक्ष रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2014 के बाद से कुछ लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री की समीक्षा, मीमांसा, आलोचना, समालोचना नहीं हुई है। ऐसे लोगों को हम हमेशा बाबाजे बुलंद चुनौती देते हैं। अभी मैंने 7-8 दिन पहले भी ट्विटर पर चुनौती दी थी एक व्यक्ति को, और हर अवसर पर, हर मंच से चुनौती देता हूँ कि हम में से किसी के भी लिखे और बोले गए को 2014 की उस पवित्र मई माह की अति पवित्र संध्या से पहले के लिखे हुए, बोले हुए शब्दों को तलाश लें, शोध कर लें, रिसर्च करें उसके लिए। मैं खुद उस दौर में नवभारत और नई दुनिया जैसे अखबारों का संपादक था, यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। एक भी अवसर अगर कोई ढूंढ कर ला देगा कि जब हमने 8 कॉलम बैनर खबर सरकार के खिलाफ न बनाई हो, जब हमने किसी विषय पर विशेष संपादकीय पहले पेज पर न लिखे हों, मेरे नाम, मेरे दस्तखत से डॉक्टर राकेश पाठक नाम से पहले पेज पर संपादकीय मिलेंगे। 10 साल मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। एक भी खबर, एक भी अवसर, एक भी घटना ऐसी नहीं बता सकता कोई कि जब हमने उस वक्त सरकार की आलोचना न की हो, क्योंकि हमारा धर्म है, पत्रकारिता का धर्म, सत्ता का प्रतिपक्ष होगा। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे अशोक भाऊ ने कहा, बहुत से लोग समझते हैं कि हम बीजेपी के आलोचक हैं। हम सत्ता के आलोचक हैं और सत्ता की जो विकृतियां, अनियमितताएं, गलतियां हैं, उसे रेखांकित करते हैं ताकि भविष्य का निर्माण बेहतर तरीके से हो सके। अब इस परिचर्चा के अंतिम पायदान पर हम हैं। हमारे बीच देश के जाने माने पत्रकार, विश्लेषक, समीक्षक श्री तलबीर सिंह जी मौजूद हैं। उनके वक्तव्य के बाद ये मंच आप सबके सवालों के लिए खुला रहेगा। अपने सवाल तैयार रखिए, लेकिन एक विनम्र आग्रह है, अपने सवाल को सवाल रहने दीजिए, अपना भाषण न बनाइए। हम लोग कोशिश करेंगे अपने अल्पबुद्धि से उसका जवाब देंगे। और इस समय की पूरी जो पत्रकारिता और जो परिवेश है, जो माहौल, और उसके लिए अपनी अंतिम बात कहकर शीतल जी को बुलाऊंगा। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल को बुलाने लगे हैं। और वे सलीबों के करीब आए तो हमसे, वे सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे। तो मेहरबानी करके हमें कायदे कानून न समझाइए। हम अपने पेशे के सारे कायदे कानून जानते हैं और उसका पालन करते हैं।